हेलो बच्चों, और क्या हो रहा है? आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे अच्छे से, ठीक है। और मेरे वीडियो लेक्चर को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, मेरे चैनल को, ठीक है। तो अब हम उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जेई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं कि रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये सब चीजें हम उसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? रेट के नाम से आप समझ लोगे स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा मान लो कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसमें रेट प्रोडक्ट में अगर बदल रहा है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें ये होता है। यहाँ माइनस साइन हमने क्यों लगाया बच्चों? कि इसमें आर जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ प्लस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने माइनस डेल्टा आर बाय, है ना, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखा हुआ है। यानी कि आप लिख सकते हो दिस इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसका जो रेशियो होता है वो जो होता है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे कोई रिएक्शन ऐसी दी गई है आपको, ठीक है। जैसे इसको मैं रब कर देता हूँ बच्चों, आप इसको देख लो। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन आपको दी गई है 2NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2, 2NH3 गैस कन्वर्टिंग इनटू N2 गैस प्लस 3H2 गैस। इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग? इस रिएक्शन का रेट जो लिखेंगे वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी, है ना। ये इसका जो कॉफिशिएंट है वो नीचे हम लिखते हैं, पर मोल लेते हैं तो इसमें हाफ हो जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस 1/3 डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें आप समझ रहे हो, यहाँ पर हमने पर मोल लिया है, इसको 1/3 से डिवाइड किया है। रेट ऑफ रिएक्शन है जो हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हमेशा इक्वल होती है बच्चों, ये भी आप ध्यान दोगे, ठीक है। इसमें आपको ये भी ध्यान देना है जो कॉफिशिएंट के बिना लेते हैं, जैसे आप देखो ये जो हो रहा है ये डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट इज डिसअपीयरिंग एंड प्रोडक्ट इज अपीयरिंग, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक अमोनिया कितना होगा। तो इसमें हम कॉफिशिएंट को नहीं यूज करते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इस रिएक्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इक्वल टू माइनस डेल्टा S3 अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 ये हो जाएगा प्लस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ appearance of hydrogen
प्लस डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें ध्यान रखना बच्चों, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा इक्वल होता है, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। अगर उसके कॉफिशिएंट सेम होंगे तो इक्वल हो सकता है, नहीं तो नहीं सेम होगा, है ना। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमने कॉफिशिएंट का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है, एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली दो तरह की होती है बच्चों, एक होता है एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जो एवरेज रेट क्या होता है, जिसमें हम लॉन्ग टाइम इंटरवल लेते हैं। जैसे रिएक्टेंट अगर रिएक्टेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे, अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसा, इसका कंसंट्रेशन टाइम से डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे फॉर रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है। इसमें अगर हम लॉन्ग टाइम इंटरवल देते हैं, जैसे कंसंट्रेशन इसका इस टाइम पर इतना था, T1 टाइम पर ये C1 कंसंट्रेशन था, और T2 टाइम पर जो होगा, T2 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन जो होगा इट विल बिकम इक्वल टू C2। तो ये जो टाइम इंटरवल है आप देख रहे हो उसका लार्ज है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, एवरेज रेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एवरेज रेट, है ना, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यानी आप इसको कह सकते हो माइनस डेल्टा C चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया एवरेज रेट बच्चों, जिसमें टाइम इंटरवल लार्ज लेते हैं, दैट इज एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्लियर था बच्चों, ये एवरेज रेट। दूसरा होता है इसमें इंस्टेंटेनियस रेट, वो भी देखते हैं बच्चों हम लोग। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, है ना, इसको टप कर रहा हूं मैं। इंस्टेंटेनियस रेट जैसे आपने बच्चों फिजिक्स में पढ़ी होगी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसमें भी क्या होता है, रेट इसमें अगर किसी पार्टिकुलर टाइम पर हम रेट निकाल रहे हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो रहा है, तो उसको क्या कराएंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इंस्टेंटेनियस रेट की अगर बात करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं बच्चों। इसका टाइम इंटरवल जो है, जैसे ये कंसंट्रेशन लिया ये टाइम पे, और ठीक इसके स्मॉल टाइम इंटरवल पे ये ले लिया हमने, T2 ले लिया। यानी आप कह सकते हो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम जो ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ये ड्रॉ किया हमने, ये इसके इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है, जिसमें टाइम इंटरवल हम बहुत स्मॉल लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा बच्चों, उसमें इंस्टेंटेनियस रेट की हम बात करें, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा, है ना, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसमें हम लोग टाइम इंटरवल चूंकि बहुत स्मॉल ले रहे हैं, तो लिमिट T टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। यानी इसमें हम लिख सकते हैं लिमिट T टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ये लिख सकते हैं, माइनस साइन के साथ ये है। इसको डेल्टा T टेंड्स टू 0 का मतलब स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल ले रहे हैं, तो उस समय हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज माइनस DC अपॉन DT। dt अपॉन DC अपॉन DT क्या बताता है बच्चों, एक पार्टिकुलर स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच में चेंज इन कंसंट्रेशन बताता है, जिसका रेट हो जाएगा जो ये वैल्यू आई, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट, ये कहलाता है।
इंस्टेंट सेट कराता है। ठीक है बच्चों, जिसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। हाँ तो बच्चों इसमें देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये रिएक्शन दी गई है बच्चों को 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 4NO गैस प्लस 6H2 लिक्विड। इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया बताना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताना आपको। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसका रेट लॉ लिख लेते हैं बच्चों। इसका रेट लॉ क्या होगा? देखो बच्चों ये जो रिएक्टेंट है उसमें माइनस साइन लगाया हमने क्योंकि उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है, और प्रोडक्ट में हमने प्लस साइन लगाया है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के साथ बढ़ रहा है। तो आपको बच्चों इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यानी आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब ये हो गया कि DNO/dt, DNO/dt दिया हुआ है एंड दिस इक्वल टू हाउ मच 3.6 × 3 ये दिया हुआ है। तो इसका पहला पार्ट हम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकालना है, तो इसके लिए हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे। तो पहला पार्ट इसमें हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया ये निकालना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -1/4 GNH3/dt ये इक्वल टू 1/4 DNO/dt। ठीक है, और आपको ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, यानी कि अब -DNH3/dt भी जो होगा वो भी क्या होगा 3.6 × -3 हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो DH2/dt जो होगा वो 6/4 टाइम्स DNO/dt के इक्वल होगा। ठीक है, और तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू 3.6 × -3 यानी कि हो जाएगा 5.4 × -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड ये होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया हुआ है ना 100 ग्राम पर मिनट, ग्राम पर मिनट में ध्यान देना बच्चों, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 भी आपको ग्राम पर मिनट में निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें इसको जब अप्लाई करेंगे इसको क्वेश्चन में तो हो जाएगा -1/2 DSO2/dt इक्वल टू -DO2/dt इक्वल टू +1/2 DSO3/dt। ठीक है बच्चों, तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 बताना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें ये -DO2/dt निकालना है आपको। तो ये मोल पर लीटर पर मिनट में ध्यान रखना बच्चों, ये जो गिवन है मोल पर लीटर पर मिनट में है, तो उसको आपको ग्राम पर लीटर बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -x/32 इंटू DO2/x/32। ठीक है,
डी, है ना, DO2/dt ये निकालना आपको, प्लस 1/2, है ना, ये हो जाएगा 32 प्लस 40 यानी कि 60, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/80 d/3/dt। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा बच्चों आपका क्या होगा, ग्राम पर मिनट में निकालना है, और ये भी दिया हुआ भी ग्राम पर मिनट में है, यानी कि माइनस DO2/dt इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 32/2 इंटू 80 इंटू 100, ये 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका 16 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो नहीं 100/5 20 ग्राम पर मिनट। इसका आंसर ये होगा बच्चों 20 ग्राम पर मिनट होगा इसका आंसर। ये मोल है ना, ग्राम पर मिनट में को कन्वर्ट करना बच्चों इसके अंदर। तो बच्चों ये देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, इसके बाद पढ़ो आप। हाँ, तो देखो बच्चों इसको क्वेश्चन को देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिएक्शन आपको दी गई है। If the initial pressure is 114 millimeter and after 25 minutes, total pressure of gaseous mixture is 133 millimeter. तो कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर पर मिनट एंड मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2O5 गैस, N2O4 गैस प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, इसमें इनिशियल प्रेशर आपको दिया गया, इनिशियल प्रेशर जो है ये 114 मिलीमीटर है, ये 0 होगा। आफ्टर टाइम टी ये हो जाएगा 114 माइनस पी, ये पी और ये हाफ पी। तो टोटल प्रेशर आफ्टर 25 मिनट जो है वो 133 मिलीमीटर है, यानी आप इसमें कह सकते हो 114 माइनस पी प्लस हाफ पी इक्वल टू 133। पी कैंसिल हो गया, तो हाफ पी इक्वल टू 133 माइनस 114। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 19, ये 19 के करीब होगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 38 है यहाँ पर, ये मिलीमीटर में है, ये मिलीमीटर में बच्चों। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होगा बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला पार्ट ए है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसके अंदर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा 38/760। इसको एटमॉस्फेयर में बदलना बच्चों, ये ध्यान रखना, 760 होगा जिसकी एटमॉस्फेयर पर मिनट, ये निकाल देंगे हम इसके अंदर। और बी पार्ट में है मोल पर लीटर पर सेकंड। तो प्रेशर को अब वो कंसंट्रेशन टर्म्स में लाना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी इक्वल टू सीआरटी होता है, आप इसको पता ही है बच्चों आपको। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन आरटी। पी अपॉन आरटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 38/760 इंटू 0.082, और टेम्परेचर जो है दैट इज 200 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 473 केल्विन ये होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन आया वो मोल पर लीटर पर मिनट में आया, ये मोल पर लीटर पर मिनट में आया, पर लीटर पर मिनट में आया। इसको अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो सेकंड में, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा 38/760 इंटू 1/0.082 इंटू 273 इंटू 60, 1 है ना, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये वैल्यू आपका आ गई कंसंट्रेशन, दिस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन हो गई जो वहां पे चाहिए था, है ना। इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, तो दिस विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब इसके बाद करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर इस रेट को इफेक्ट करते हैं उसमें देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ए फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। बी इसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा है टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और तीसरा पांचवा है इसमें एक्सपोजर टू रेडिएशंस, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बच्चों नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। नेचर ऑफ रिएक्टेंट वो देखेंगे हम लोग। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो देखो कुछ रिएक्शन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे देखो 2CO प्लस O2, 2CO2 ये रिएक्शन है, 2NO प्लस O2, 2NO2, ये दो रिएक्शन हम लेते हैं बच्चों। उसमें आप ये देखोगे कि है ना, प्रैक्टिकली आप इसको देखते हो तो ये पहली रिएक्शन जो होती है थोड़ी स्लो होती है, जैसे स्लो रिएक्शन और जैसे फास्ट रिएक्शन। हालांकि आप दोनों देखोगे दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, इसका इसका नेचर बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन इसके बावजूद भी है ना एक थोड़ी फास्ट होती है तो एक थोड़ी स्लो होती है। तो इसमें होता क्या है कि जिस बॉन्ड को ब्रेक करने में इसका, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2.5 होता है। 2.5 होता है। तो पहली रिएक्शन थोड़ी इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। अगर 2.5 है तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में कंपेरेटिवली उसकी तुलना में कम लगेगी एनर्जी, तो थोड़ी फास्ट होगी। यानी कि किसी रिएक्शन का होना, रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रिएक्टेंट का नेचर क्या है। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं। इसमें आप सिंपली कह सकते हो कि जैसे कोई रिएक्शन दी गई है ए प्लस बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, तो आप इसमें कह सकते हो हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो आप ये कह सकते हो हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन, फास्टर विल बी रिएक्शन। ठीक है, ये बी पॉइंट था। तीसरा इसमें सी पॉइंट आप लेते हो तो हो जाएगा टेम्परेचर, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो होती है इसके बीच के जो बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट के वो आसानी से ब्रेक कर जाते हैं, रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो इसमें आप कह सकते हो कि कोई रिएक्शन दी गई है ए प्लस बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, हायर इज द टेम्परेचर, है ना, हायर इज द टेम्परेचर, faster will be reaction, faster will be reaction। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे, इसका चौथा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मान लो कोई रिएक्शन दी गई है ए प्लस बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट है, जिसमें आप कैटलिस्ट मिलाते हो तो कैटलिस्ट इसके एक्टिव एनर्जी को कम कर देता है,
है ना, एंड रिएक्शन का फॉरवर्ड एक्शन में जाना वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसमें एक टर्म आता है एक्टिवेशन एनर्जी का, वो हम लोग आगे भी देखेंगे इसके अंदर। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज and reaction will become faster, and reaction will become faster। ठीक है, और एक और है एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो इसमें वो देखेंगे 5वां पॉइंट, एक्सपोजर टू रेडिएशन। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में उसको नेसेसरी एनर्जी मिलती है प्रोडक्ट बदलने के लिए। तो H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट होना 2HCl में। तो आप ऐसा कह सकते हो, सम ऑफ द रिएक्शन, सम ऑफ द रिएक्शन takes place, takes place in presence of sunlight, takes place in presence of sunlight, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और उसमें एक पॉइंट और है, वो भी देख लेते हैं बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती है जिसमें हम अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जैसे बड़ा सा टुकड़ा आप लेते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि जब वो बिग पार्टिकल के फॉर्म में रहेगा रिएक्टेंट, तो उसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जब वो उसके हम लोग पीस, उसको हम लोग ब्रेक करके स्मॉल पार्टिकल में बदल देते हैं, है ना, इसमें आप देख सकते हो कि स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म, बिग पार्टिकल के फॉर्म में रहता है रिएक्टेंट, तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। और इसको जब आप ब्रेक करके स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर देते हो, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है और इसकी रिएक्शन फास्टर हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ए लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल इंक्रीज सरफेस एरिया एंड रिएक्शन विल बिकम फास्टर, है ना। तो आप कह सकते हो ब्रेकिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल increases the surface area and reaction will become faster, and reaction will become faster। रिएक्शन जो होती है फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, इस रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। करेंगे बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग देते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। जैसा आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम, तो ये हो रहा है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है। अगर मान लो कोई रिएक्शन आपको दी गई है, ए मोल ऑफ ए
प्रोडक्ट। तो इसमें आप ध्यान रखना बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू ए पावर ए। अब देखो ये जो किसका कॉफिशिएंट है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये कॉफिशिएंट स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ये इसके पावर में रेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन को देख करके हम उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं इसको हम आगे देखेंगे बच्चों। अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये इसके पावर में रेंज नहीं करके कुछ और भी रेंज कर सकता है। तो यहाँ पर मैं अल्फा ले रहा हूँ, ए पावर अल्फा एंड बी पावर बीटा। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए पावर अल्फा एंड बी पावर बीटा, ये होगा, ठीक है। तो इसका कॉफिशिएंट इसके ऊपर रेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। और इसके अंदर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ एक्सप्रेशन में उसके पावर का जो सम होता है वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है ना। तो इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन sum of the power of rate law expression, sum of the power, sum of the power of rate law expression, power of rate law expression is order of reaction, ये order of reaction कहलाता है, is order of reaction, sum of the power, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में रेट लॉ कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप इस जैसा कि देख रहे हो इसके अंदर, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू, इसकी पावर का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। और ये अल्फा बीटा हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके हम आगे देखेंगे अल्फा बीटा कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं होती है ना। और किसी भी रिएक्शन को देख करके अल्फा बीटा हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटल आता है। और यहाँ पर के क्या है, के को हम लोग क्या करते हैं, के इज सेड टू बी दी, ये जो के है, ये के जो है, जैसे के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या बताता है ये भी हम देखेंगे आगे, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों आप। तो हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, rate constant is a measure of rate of reaction, rate constant is a measure of rate of reaction higher is the rate constant, faster will be the reaction, faster will be reaction, है ना। जिस रिएक्शन रेट कांस्टेंट इतना ज्यादा होगा उस रिएक्शन की रेट उतनी फास्ट होगी, उतना ज्यादा रेट, है ना, होगी इसके अंदर। ठीक है। और बी पार्ट देखो, जैसा कि हमने को बताया कि किसी भी रिएक्शन का ए प्लस बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट है, तो इसका रेट लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट इज इक्वल टू
के ए पावर अल्फा एंड बी पर बीटा होता है। तो इसका जो रेट कांस्टेंट है इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। कंसंट्रेशन आप ए और बी को बढ़ाएं कम कर दें तो इसका जो रेट कांस्टेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम देखेंगे हम लोग। तो रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन रेट कांस्टेंट does not depend on concentration of reactant, है ना। इस पर डिपेंड नहीं करता है। ए और बी का कंसंट्रेशन कुछ भी बढ़ाएं रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। और सी पॉइंट का इसका देखो आप, रेट कांस्टेंट डिपेंड मेनली किस पर करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना। रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना बच्चों, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पेशली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बच्चों। हेडिंग देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट है, ठीक है। तीसरे रिएक्शन का रेट हमने जैसा कि बताया था आपको, रेट इज इक्वल टू के ए पर अल्फा एंड बी पर बीटा होता है, जो अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल्स इसमें हम ले लेते हैं, मान लो सम ऑफ द एग्जांपल्स। उसमें पहला है फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। इसमें आप कह सकते हो H2 प्लस Cl2 in presence of sunlight it will form 2HCl, ठीक है। रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के H2 पावर 0 एंड Cl2 पावर 0। ये पावर इसका 0 आता है, यानी कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका ऑर्डर जो होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन इसमें आपको लेते सकते हो आप डिसोसिएशन ऑफ N2O5, है ना। आपने देखा यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ भी 1 था, लेकिन इसका पावर 0 रीच किया है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आती है बच्चों, ठीक है। और देखो दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे कि 2N2O5 कन्वर्टिंग इनटू 4NO2 प्लस O2। यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आता है के N2O5 पावर 1 आता है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका कोएफिशिएंट 2 राइज नहीं कर रहा है इसके अंदर। ये भी हम केवल कैसे निकालते हैं इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तीसरी रिएक्शन में मान लो 2NO2 प्लस F2 कन्वर्टिंग इनटू 2NO2F, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के N2NO2 पावर 1 F2 पावर 1, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग अभी तो जो हमने पढ़ा है। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है 2A प्लस बी प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू A2B प्लस सी। इसका रेट दिया हुआ K इक्वल टू A इंटू बी स्क्वायर। इसका K की वैल्यू दी गई 2.6। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बताना है व्हेन A इक्वल टू पॉइंट, है ना, 0.1 है, B इक्वल टू 0.2 है, C इक्वल टू 0.8 है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल
पीछे रिएक्शन नहीं जा रही है, कैलकुलेट द रेट व्हेन ए इक्वल टू 0.06 मोलर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको देखें जरा सा। तो इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। 2a प्लस बी प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पार्ट ये हो जाएगा, पहला पार्ट रेट इज इक्वल टू, ये बहुत ही सिंपल है, के इंटू ए पावर 1 एंड बी पावर 2। ये होगा के की वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इससे आपको पहला पार्ट आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, देखो 2a प्लस बी प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है। इसमें दिया हुआ आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है 0.1 है, बी 0.2 है, ठीक है, और ये 0.8 है। तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 2x, ये 0.2 माइनस एक्स हो जाएगा, 0.8 माइनस एक्स। तो सी तो खैर इसमें दिया ही नहीं है, रेट लॉ में है ही नहीं, तो सी का तो कुछ लेंगे नहीं। तो आपको कह रहा है जब 0.1 माइनस 2x इक्वल टू 0.06 हो जाए, है ना, यानी आप कह सकते हो 0.1 माइनस 2x इक्वल टू 0.06 हो जाए, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.06 हो जाएगा 0.04, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.02, ये 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेट लॉ कितना होगा, इसमें रेट लॉ की बात करते हैं, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए पावर 1 एंड बी पावर 2। ठीक है, तो के की वैल्यू जो हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 - 6 हो जाएगा इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0.06 इंटू 0.2 माइनस 0.02 का स्क्वायर, ये क्रिएट हो जाएगा उस पॉइंट पर आपको निकालना है तो। ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा सकते हैं। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए पावर 0, ये हो जाएगा, ए पावर 0 1 होगा यानी के होगा, तो के का रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट इक्वल टू चेंजिंग कंसंट्रेशन अपॉन चेंजिंग टाइम, तो इज इक्वल के होगा, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के ए पावर 1, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, के इंटू मोल पर लीटर हो जाएगा, तो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा इक्वल टू सेकंड इनवर्स। ये कन्वर्ट सेकंड इनवर्स होगा। और इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम लेते हैं, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, और ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट है, ठीक है, तो रेट इक्वल टू, अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पावर 2, तो ये मोल पर लीटर पर सेकंड होगा, के इंटू मोल पर लीटर का स्क्वायर,
तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा है ना, मोलरिटी इनवर्स सेकेंड इनवर्स है ना, ये मोल पर लीटर का इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ये होगा। तो हम ये हमने इसलिए निकाला बच्चों क्योंकि हम किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट देकर हम पता लगा सकते हैं वो रिएक्शन किस ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो देखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे मान लो कोई रिएक्शन दी गई, ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी के पावर जीरो इक्वल टू के, तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के डी टी, और इसमें क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, फाइनल कंसंट्रेशन 80 है, टाइम 0 टू टी हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, इसको माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज ए नॉट माइनस 80 इक्वल टू के इंटू टी है ना, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी इंटू ए नॉट माइनस 80 है ना, जहाँ ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है और 80 इक्वल टू कंसंट्रेशन आपका टाइम टी है ना, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो ए नॉट इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, इसमें एक टर्म और होता है दैट इज हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ। ठीक है, जब इसमें टी इक्वल टू टी हाफ होता है तो टी इक्वल टू टी हाफ, ए टी इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाय टू, इसमें ये वैल्यू को पुट करते हैं तो के इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय टी हाफ इंटू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू, तो ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, ये होगा। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन है। हाफ लाइफ का मतलब जब कंसंट्रेशन जिस टाइम पर आधा हो जाएगा उसमें टी इक्वल टू टी हाफ होगा। ठीक है, इस पर कुछ ग्राफ देखते हैं बच्चों, इस पर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर कुछ ग्राफ भी आता है तो वो देखेंगे हम लोग, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, देखो इंटीग्रेटेड डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम कंसिडरेशन वर्सेस टाइम की बात करें तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा देर पहले आया था, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये हमने निकाला था एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपका टाइम टी है तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के साथ, तो इसमें एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव स्लोप हो गया तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है। जैसे कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना, ध्यान रखना ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी का हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी, जैसा कि मैंने आपको बताया था डी डी टी इक्वल टू के होता है। तो रेट जो है ये कंसंट्रेशन के साथ कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है ना, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा दैट इज ऐसा होगा।
कंसंट्रेशन के साथ रेट चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और अभी थोड़ा देर पहले हमने टी हाफ के बारे में ये निकाला है, तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन और ये y इक्वल टू mx का ग्राफ है, आप जैसा कि देख लो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरह के ग्राफ आप इसको फॉर्म कर सकते हो बच्चों जीरो ट्रैक्शन के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं जीरो ट्रैक्शन के, वो देखेंगे बच्चों हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ट्रैक्शन, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ट्रैक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें इस रिएक्शन में आप देखोगे जिसका रेट लॉ हम लिखते हैं, तो रेट इक्वल टू के एच टू पावर 0 सेल टू पावर 0। तो एक्सपेरिमेंटली आती है वैल्यू, जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरी रिएक्शन आप ले सकते हो, जैसे 2+3 फॉस्फेट गैस जो है किसी मेटल के सरफेस पर डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, निकल इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है रेट लॉ। तो ये सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है, कोई भी गैस किसी मेटल सरफेस पर डिकम्पोज हो जाती है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होती है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन है ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी की पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका पावर 1 होगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखो माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दें इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन पर, और ये टाइम हो जाएगा 0 टू टी। तो इसमें देखो नेगेटिव साइन है, तो ये आ जाएगा लॉग ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के इंटू टी। ये नेचुरल लॉग है, उसको टाइम से बदलने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी इंटू 2.303 इंटू लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, तो आप कह सकते हो के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ऐसा लिख सकते हैं। इसका इनिशियल मोल मान लेते हैं, इनिशियली ये था, इनिशियली ए मोल थे इसके। आपका टाइम टी, ये ए माइनस एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका। इसमें भी देखो एक टर्म आता है हाफ लाइफ पीरियड का, हाफ लाइफ पीरियड।
है ना। तो हाफ लाइफ पीरियड वो होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस टाइम में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है ना। कंसंट्रेशन विल बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो टी इक्वल टू टी हाफ, टी इक्वल टू टी हाफ ले लेंगे, और ए टी इक्वल टू ए नॉट बाय 2। इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे हम बच्चों, तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाय 2। तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 0.6932 अपॉन के, 0.6932 अपॉन के। दिस इज हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये हाफ लाइफ होती है इसके अंदर। इसमें ग्राफ देखो कैसा हो सकता है बच्चों, लॉग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का ग्राफ आ सकता है। ठीक है, और ग्राफ कैसा हो सकता है, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, ये ग्राफ आ सकता है। और तीसरा ग्राफ आ सकता है हाफ लाइफ वर्सेज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो ये पहला वाला ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, के इजिकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी। ठीक है, लॉग ए नॉट ये हो जाएगा। तो ये भी कंसंट्रेशन आप देखोगे y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के बारे में आप देखते हैं, ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है, ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एम निगेटिव होगा इसका, निगेटिव स्लोप होगा इसका। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा कि आपने देखा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स को ओबे करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रॉ करें तो टी हाफ डिपेंड नहीं करता है, टी हाफ जैसा कि मैंने आपको बताया, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस तरह से बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में फर्स्ट ऑर्डर कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर भी देखेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।